आज क्लास की अब शुरुआत हो रही है। अब आप ऊंचे वर्ग में आ गए हैं। मैट्रिक में जो पढ़ाई होती थी उसमें छोटी कहानियाँ, छोटी कविताएं हुआ करती थी। अब ऊंचे वर्ग में गए हैं तो लेसन भी कुछ बड़े होंगे, कहानियाँ कुछ बड़ी होगी, कविताएं बड़ी होगी, उसमें जटिलता होगी, क्लिष्ट शब्द आएंगे, बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए ज़रा सा मनन करना होगा, गहराई में जाना होगा तो बात समझ में आएगी। आज पाठ के पहले लेसन की शुरुआत जो होगी उसमें कड़बक, ये देखिए लेसन का नाम है, कविता का एक भाग है, इसकी शुरुआत हो रही है। कवि का नाम आप जानते होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, ये कवि का नाम हुआ। सबसे पहले ये जायसी शब्द पर ध्यान दें। इनका जन्म स्थान जो है ये जायस इनके गांव का नाम है, इसी से इनका नाम जायसी हो गया है। बिहार के रहने वाले बिहारी होते हैं, जायस के रहने वाले जायसी माने गए हैं। इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा सस्पिशन है, सही जानकारी नहीं है। अब जैसा किताब के आधार पर आप उसको जान जाएं। अनुमानित जन्म बताया जा रहा है 1492 में इनका जन्म हुआ है, अनुमानित है। मृत्यु की जो बात है ये भी अनुमानित मृत्यु बताई जाती है। 1548 में मृत्यु संभवतः हुई थी। सबसे बड़ी विडंबना है, इतने विद्वान आदमी हैं लेकिन प्रकृति की मार इनके ऊपर पड़ी थी। चेचक के कारण इनकी बाईं आँख की रोशनी चली गई, बाएं कान भी काम करना बंद कर दिए थे। दुर्भाग्य इनका इसलिए कहा जाता है, अपंग बिचारे हो गए लेकिन अपनी विद्या से सारी दुनिया को रोशन पहुंचाया। इनकी रोशनी बिखर रही है। यहाँ जो लेसन की चर्चा हम करेंगे, प्रेम गाथा इसमें दी गई है। इससे पहले जैसा व्याकरण के एक भाग को आप जान जाएं। सबसे पहले संधि आप पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके साथ साथ संक्षेपण की बात होगी, लेकिन व्याकरण की बात हम बाद में बताएंगे। यहाँ संधि के बारे में 3 बात आपको जानना है। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि है और एक विसर्ग संधि है। और प्रश्न उठता है कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि जो किताब आप पढ़ने जा रहे हैं, किताब को आप देख लें, ये लिखा हुआ है दिगंत। पहले किताब को ही जानना चाहिए। इंटर के विद्यार्थी हैं, ऊंचाई पर जाना चाहिए, गहराई में जरा सा पहुंचिए। दिगंत का मतलब कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। सबसे पहले इसीलिए हमने चर्चा किया संधि का। व्यंजन संधि के अंतर्गत ये दिगंत का विच्छेद होगा। देखिए ये क्या हो रहा है, दिक जोड़ अंत। ये देखिए क और अ ये दोनों मिलकर के हो जाता है ग। तो देखिए बदल के हो जाएगा क्या, आधा, ये द के बाद आधा ग हो गया, ग में अ मिल गया तो पूरा ग हो गया, आधा न और त क्या हो गया, दिगंत। दिगंत का मतलब समझिए, दिक माने होता है दिशा, अवंत माने तो अंत जानते हैं। इंग्लिश में आप इसको जानते होंगे डायरेक्शन, और अंत का मतलब हो गया लेस। डायरेक्शन जहाँ लेस हो जाए, एंड ऑफ डायरेक्शन इसको कहेंगे। माने डायरेक्शन है ही नहीं है, दिशा है ही नहीं है। मतलब तो समझ में गए होंगे। आप विद्या को अर्जित करने जा रहे हैं, दिशा कुछ होता नहीं है। ज्ञान जो आप हासिल करेंगे सभी दिशाओं में फैलनी चाहिए,
अर्थात इसकी कोई निश्चित दिशा होती नहीं है। आप अपने परिवार के लिए पढ़ेंगे, समाज के लिए पढ़ेंगे, देश के लिए पढ़ेंगे, पूरे विश्व के लिए पढ़ेंगे, और विश्व का कोई निश्चित दिशा नहीं है। इसीलिए दिगंत शब्द जोड़ा गया है। गहराई में जैसा मैट्रिक में आप जब पढ़े होंगे बहुत हल्की फल्की बात जानते होंगे, यहाँ कुछ गहराई में जाना है। अब जैसा टॉपिक पर आ जाएं, ये देखिए कड़बक जो लेसन हम बता रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम गाथा का वर्णन किए हैं। अब देखिए है क्या, 3 बातों को ध्यान में इसमें रखना होगा। चर्चा किसकी हुई है सो जरा सब बता दें आपको। चित्तौड़गढ़ का नाम सुने होंगे, राजस्थान, यदि ज्योग्राफी की जानकारी होगी तो जरूर जानते होंगे राजस्थान का नाम। राजस्थान में चित्तौड़, ये देखिए एक जगह का नाम है, वही चित्तौड़ है जहां राणा प्रताप जन्म लिए थे। यहीं के एक राजा का नाम है रत्नसेन। रत्नसेन, और ये सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप की एक रानी थी पद्मावती। हम उम्मीद करते हैं आप में से बहुत सारे विद्यार्थी पद्मावत फिल्म देखे होंगे। पद्मावत फिल्म में इसी की चर्चा हुई है। पद्मावती बहुत खूबसूरत महिला थी, सिंघल द्वीप की रहने वाली थी। रत्नसेन के साथ उनका विवाह हुआ था, और उसके बाद बीच में जो है अलाउद्दीन खिलजी आ गया। अलाउद्दीन, अब जैसा चर्चा है, ये देखिए एक त्रिकोण का निर्माण हो गया। यहाँ रत्नसेन है, पद्मावती है और अलाउद्दीन हो गया। पद्मावती की खूबसूरती की चर्चा राघव चेतन जाकर के अलाउद्दीन से किया। राघव चेतन रत्नसेन के दरबार में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन किसी कारणवश मनमुटाव हुआ, मतभेद हुआ, वो चला गया अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन के पास आकर के चर्चा किया पद्मावती का। पद्मावती, पद्मिनी भी उनका नाम है, उसकी खूबसूरती का वर्णन किया, जिसके कारण इसके दिलो दिमाग में पद्मावती छा गई, और ये चाहने लगा पद्मावती को, लगा किसी प्रकार इसे हासिल किया जाए। और इसी वजह से दिल्ली का शासक अलाउद्दीन आक्रमण कर बैठा चित्तौड़ पर। सबको पता है कहानियाँ। इस लड़ाई में रत्नसेन बेचारे मारे गए, देश के लिए शहीद हो गए, एक प्रकार से कहेंगे। वीर रत्न को प्राप्त किया उन्होंने, और उनकी जो पत्नी बच गई पद्मावती, इस पद्मावती को ये हासिल करना चाह रहा है जोर जबरदस्ती। लेकिन पद्मावती जो है सती व्रता थी, अपने सतीत्व की रक्षा करना चाह रही है। इस वजह से वह आत्मदाह कर लेती है, जिसे कहते हैं जौहर व्रत। यदि इतिहास की जानकारी होगी तो जरूर जानते होंगे आप, जौहर व्रत कहते हैं इसे। माने वह महिला जो विधवा हो चुकी है, जिसके पति की मौत हो चुकी है, स्वयं आग में कूद करके आत्मदाह कर ले, अपने सतीत्व की रक्षा कर ले, उसको जौहर व्रत कहते हैं। इसी का बदला हुआ रूप सती प्रथा होता है। ये देखिए सती प्रथा। सती प्रथा में भी आग में जलती है महिलाएं, लेकिन उसके पति के मरने के बाद जो महिला बचती है, उसी के पति के चिता में उसकी पत्नी को लोग जला देते हैं जोर जबरदस्ती, तब सती प्रथा हुआ। लेकिन ये जौहर व्रत धारण की थी, स्वयं आत्मदाह की थी। चलिए यह कहानी तो अलग बात है, हम थोड़ी सी अब चर्चा करते हैं। यही त्रिकोण हम बताना चाह रहे हैं। प्रेम कहानियाँ यहाँ दिखाई गई है। इसमें 2 बातें आपको जानना होगा। जब सब किताब की पंक्तियों पर आ जाएं,
चूंकि मेन टॉपिक जो है किताब की बात है, संक्षिप्त रूप यहाँ जानना है आपको। ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, दुविधा सबके सामने है, परेशानियाँ सबके सामने हैं, विकट परिस्थितियाँ आ गई है, आप भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं। ऑफलाइन जब क्लास होती थी, सारी चीज़ें आप पूछ सकते थे, आपको आज़ादी थी, जो बातें समझ में नहीं आती थी खुल करके आप पूछते थे, जवाब उसका मिलता था। ऑनलाइन में ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, आप पूछ नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में बात आती है या नहीं आती है, कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर ऑनलाइन में क्या है, आपके आँख खुले हुए हैं, कान खुला हुआ है, लेकिन मुंह बंद है, जुबान बंद है, पूछने की स्थिति में आप नहीं है। ऑफलाइन में आप पूछ सकते थे, सुन भी सकते थे, बोल सकते थे और देख भी सकते थे। चलिए, विपरीत परिस्थितियां हैं, सबके लिए है, आपके लिए, हमारे लिए है, इसलिए थोड़ी सी शॉर्ट में चलना पड़ता है। कड़बक किताब आपके पास होनी चाहिए। किताब आपके बड़ी कमजोरी रही है, और सारी चीज़ों में खर्च करेंगे, खाना पीना, दुनियादारी, आर्टी पार्टी, सब चीज़ों में, लेकिन किताब के नाम पर रुपये नहीं निकलेंगे। किताब को मित्र बनाना चाहिए आपको। सबसे बड़ा मित्र है ये पुस्तक, जीवन में सब दिन आपका साथ देने वाला, कभी ये धोखा नहीं देता, गद्दारी कभी नहीं करता। लेकिन बच्चे इसी से भागते हैं, कतराते हैं। इंटर में आ गए हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आपके पास होगी, और किताब नहीं रखें कहाँ से समझ में आएगी। बच्चों की आदत हो गई, पासपोर्ट खरीद लिया, गैस पेपर खरीद लिया, काम चल गया, बस वही आपकी इतिश्री मान ली जाती है। समझ लिए चलिए काम तमाम हो गया। जी नहीं, आप ऊंचे वर्ग में गए हैं, इसके बाद आपको कंपटीशन फेस करना है। कंपटीशन में खोद खोद के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हज़ारों बच्चे परीक्षा देते हैं, अब मुश्किल से 1-2 बच्चे निकलते हैं। तो वो बच्चे निकलते हैं जिसकी जड़ मजबूत होती है। इसलिए जड़ को मजबूत कीजिए, गहराई में जाइए, संक्षेप में पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए, कतराइएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब आगे हम टॉपिक पर आ जाते हैं, कड़बक। यदि किताब आपके पास है तो जैसे किताब में उन पंक्तियों को देखिए, तब समझ में आ गया कि कविता बहुत जटिल है। मैट्रिक में जो कविताएं आपने पढ़ा बिल्कुल सरल थी, सुबोध थी, सुगम्य थी, यहाँ वो बात नहीं होगी। ऊंचे वर्ग में आए हैं तो कहानियाँ ऊंची होगी, कविताएं ऊंची होगी, जटिलताएं उसमें होगी, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसमें सबसे पहले आपको वचन, जब ग्रामर की चर्चा होगी, दूसरे दिन ग्रामर की चर्चा करेंगे, जब वचन बताएंगे, एक वचन, द्विवचन तो सब लोग जान रहे हैं, और उसमें प्रयोग करना आप नहीं जान रहे हैं। संधि विच्छेद की हम चर्चा डिटेल्स में करेंगे, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। चलिए तो हम टॉपिक पर अब आ रहे हैं। कड़बक जो देख रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी अपनी प्राकृतिक प्रकोपों की चर्चा किया है। उसमें हमने पहले कह दिया कि मलिक मोहम्मद जायसी चेचक से बेचारे ग्रसित हो गए थे, और चेचक के कारण उनकी एक आँख की रोशनी चली गई, बाएं आँख की रोशनी चली गई थी। ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस आएंगे पूछा जा सकता है उनकी किस आँख में खराबी आई थी, किस कान में खराबी आ गई थी, बाएं तरफ वाला याद रखना चाहिए आपको। यहाँ जैसा देखिए, उसके बाद भी बेचारे कभी निरुत्साहित नहीं होते हैं, हौसला हमेशा बुलंद रखते हैं। उनको इस बात की कमी नहीं खटकती है कि एक आँख की रोशनी उनकी चली गई थी। ज्ञान के सागर में डूब करके सारे संसार को वह प्रज्वलित करने वाले शख्स रहे हैं, इसलिए उनकी चर्चा जैसा अब इसमें करें। देखिए कहता क्या है, कवि अपनी ही चर्चा किया है। पहले पद में कड़बक के 2 पार्ट्स मिलेंगे, 2 भाग हैं। पहले में अपने गुण अवगुण की चर्चा उन्होंने किया है, दूसरे पार्ट में यही देखिए रतन सेन और देखिए पद्मावती और अलाउद्दीन की चर्चा की गई है, राघव चेतन की चर्चा की गई है। पहले पार्ट में जैसा देखें आप, किताब है तो जैसा पन्नों को उल्टें, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। बात समझ में नहीं आई होगी।
कठिन शब्द है, इसीलिए हमने पहले कह दिया था। लेकिन जब ध्यान से आप बात को सुनेंगे, किताब की पंक्तियों को देखेंगे, तो एक एक शब्द साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं दिक्कत उसमें नहीं होगी। क्या है, जैसा फिर से पंक्तियों पर गौर करें। एक नयन, नयन माने नयन होता है, नयन माने आँख। हमने अभी कहा कि उनकी एक आँख खराब हो गई थी, एक ही आँख बेचारा का सही था, एक ही आँख से बेचारे देख पा रहे थे। इसीलिए कवि कहता है एक नयन, कवि मोहम्मद गुनी। मोहम्मद, अपने आप को मोहम्मद कहा, मलिक मोहम्मद जैसी हमने कहा, वही मोहम्मद बेचारे हैं। एक ही आँख है उनके पास, नयन है, लेकिन वह गुणवान है, गुनी। गुनी माने गुण का था उनका, वो ये संग्रह उनके पास था। एक आँख वाले हो करके गुणों का सागर वे थे। सोई विमोहा, सोई माने सो माने जो, विमोहा माने मोहित होना, जेई माने जो कभी सुनी। जो कवि के बातों को सुना वे बेचारे मोहित हो गए, इनसे आकर्षित हो गए। तो गुण की यहाँ पर पूजा हुई है। बचपन में आपने सुना होगा, रूप बड़ा या गुण, क्लास 4 में शायद हिंदी में आप पढ़े होंगे। रूप की पूजा होती है या गुण की पूजा होती है? निश्चित रूप से आपका आंसर होगा गुण की पूजा होती है। बहुत सुंदर चेहरा किसी को मिल गया है, रूपवान है, लेकिन गुण उसके पास नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। ये बेचारे रूपशील नहीं थे, लेकिन गुणवान जरूर थे, गुण इनके पास था, इसीलिए संसार के लोग मोहित इनके कारण हो गए। पहली पंक्ति में हमने कहा एक आंख वाले बेचारे मोहम्मद हैं, लेकिन गुण इनके पास है, और उसी गुण के चलते दुनिया के लोग इनसे मोहित हो रहे थे, इनसे लगाव बनाया था। दूसरी पंक्ति जरा सा गौर से देखेंगे। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन ही कलंक किन्ह उजियारा। जटिल शब्द है, जैसा ध्यान से देखेंगे। चांद जैस, जैस माने जैसा होता है, चांद माने चांद, आप जानते हैं, चांद के जैसा। सारे संसार में चांद एक है, लेकिन सारे संसार को वह उजाला देता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, जग माने संसार देख रहे हैं, अवतारा माने अवतार लेना। इस संसार में चांद का आगमन हुआ है, एक तरह से अवतार हुआ है, सारे संसार को वह उजाला देता है। दीन ही कलंक किन्ह उजियारा, लेकिन कलंक उसके पास है। उजाला तो देता है चांद, लेकिन कलंक का टीका उस पर लगा हुआ है। चांद को आपने देखा है, क्या उस पर धब्बे दिखाई पड़ते हैं? वह कलंक है। कभी यही उपमा दे रहा उस चांद से, अपने आप की तुलना कर रहा है। जैसे चांद एक ही है, कलंकित है, लेकिन फिर भी उजाला फैला रहा है। मोहम्मद साहब जो जैसी महोदय हैं, उनकी एक ही आंख है, लेकिन गुण है, और गुण का प्रकाश ये सब जगह बिखेर रहे हैं। चांद की तरह कलंक तो लग गया, एक आंख की रोशनी चली गई, मतलब कलंक लग गया, फिर भी बेचारा उजाला दे रहे हैं, चांद की तरह रोशनी फैला रहे हैं। जग सूझा एक ही नई नाहा, जग माने संसार देख रहे हैं, सूझा माने सूझना समझते हैं, देहाती भाषा में दिखाई पड़ना समझते हैं। एक ही नई नाहा, एक ही आंख है, एक ही आंख से सारे संसार को बेचारे देख पा रहे हैं। उबा सुख अस नख तन माहा, जटिल शब्द है बाबू, जैसा ध्यान से देखेंगे। उबा सुख, सुख माने समझते हैं, यदि फिजिक्स की अच्छी जानकारी आपको रही है, ग्रह तारा पढ़े होंगे तो शुक्र के बारे में जरूर सुने होंगे। शुक्र एक तारा है जो बहुत ज़्यादा रोशनी बिखेरता है, ध्रुव तारा की तरह यह है। लिखा हुआ है नख तन, नख तन माने होता है नक्षत्र। ग्रह तारा नक्षत्र जरूर आप जानते होंगे। संसार में जितने भी नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में शुक्र की महिमा बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा रोशनी बिखेरने वाला जो शुक्र ग्रह है, उसी प्रकार जैसे शुक्र अकेला है और रोशनी बिखेर रहा है, मोहम्मद साहब बेचारे जैसी महोदय एक ही आंख के होकर के भी गुण की रोशनी को बिखेर रहे हैं, विद्या का प्रसार कर रहे हैं, सारे संसार को अवलोकित कर रहे हैं। हिंदी जब पढ़ रहे हैं तो हिंदी की गहराई में जाइए, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना सीखिए, जटिल शब्दों का प्रयोग जरा सा जाने, अच्छा रहेगा।
याद होना चाहिए, पिछले साल बिहार पुलिस की परीक्षा हुई थी और उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है हिंदी ग्रामर से रहता है, बहुत घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। पिछले साल हमने हिंदी की तैयारी करवाया था, बिहार पुलिस की जो विद्यार्थी थे उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन वो लोग फेस करके आए, सफलता उनको मिली। दुर्भाग्य है, शायद संभवतः वो शायद रिजल्ट कैंसिल किया गया है, नहीं कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप अभी से ध्यान दें, मनन करें, तब सफलता मिलेगी। केवल डिग्री हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखे होंगे जो कमज़ोर बच्चे हैं अच्छा अंक लाया है, जो मेहनती बच्चे हैं कम अंक लाया होगा बेचारा, लेकिन इससे उसकी पहचान नहीं बिगड़ने वाली है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ज़रूर उसका कभी सफलता का एक अवलोकन होगा आपके साथ। इससे जैसा ध्यान से देखेंगे, अभी हमने तीसरी पंक्ति की चर्चा किया। पूरे संसार में शुक्र ग्रह जो है सभी नक्षत्रों के बीच में अकेला चमकता है। कभी भी एक आंख वाला हो करके सारे संसार में चमक रहे सितारे की तरह वो दुनिया में आज नहीं है, लेकिन उसका गुणगान आज भी हो रहा है। चौथी पंक्ति जैसा ध्यान से देखेंगे किताब में, जौ लही अम्बही डाभ न होई। जौ लही अम्बही, अम्बही माने आम, आम का पौधा देखे हैं। डाभ माने हो गया यहाँ पर मंजर। न होई नहीं होता है, जब तक आम में मंजर नहीं होता है तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक मंजर नहीं होता है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। सुगंध माने सुगंध होता ही है, बसाई माने बसना होता है, माने उसमें शामिल होना होता है। माने आम में मंजर लगेंगे तभी उसमें सुगंध निकलने वाली है, जब तक मंजर नहीं है तब तक उसकी सुगंध नहीं उत्पन्न हो सकती है। किन्ह समुद्र पानी जौ खारा। समुद्र को आप जान रहे हैं, किन्ह माने करना होता है, किया। पानी माने पानी समझ रहे हैं, जल होता है जो खारा। सागर के पानी को खारा कर दिया गया है। प्रकृति की ये लीला है, महिमा अगम अपार है, किसी ने आज तक इसको पहचाना नहीं। विज्ञान की भाषा में भले आप कहेंगे नमक के मिलने से सागर खारा हो गया है, लेकिन चूंकि यह साहित्य की बात है इसलिए हम नहीं कह सकेंगे कि क्यों हुआ वो खारा। कहता किन्ह समुद्र पानी जो खारा। जिस प्रकार सागर का पानी खारा हो गया, नमकीन हो गया, तव अति भयेउ असूझ अपारा। तो भी वह अबूझ है, असूझ है, दिखाई नहीं पड़ता है। पानी जो खारा है उसका खारापन कहीं दिखाए किसी को क्या? खारापन दिखता नहीं है, वो अनुभव करने का चीज है। अपारा, वह अपार है, कहीं उसका ओर छोर पता नहीं चलता है। विशाल क्षेत्र में वह फैला हुआ क्षेत्र है। अब आगे पंक्ति जो कह रहा है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा। त्रिशूल माने समझ रहे शंकर भगवान की जो एक अस्त्र के रूप में है त्रिशूल। यहाँ पर कवि ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल माना है। सुमेरु पर्वत जानते हैं, वो पर्वत क्या है? कहता ता अति भा कंचन गिरी लाग आकाशा। कंचन गिरी के समान। कंचन माने समझ रहे हैं सोना होता है, गिरी माने पर्वत होता है। एक ऐसा पर्वत जो सोने के समान चमकने वाला है, वो आकाश की ओर बढ़ रहा है। त्रिशूल जो है वह पर्वत का रूप धारण किया है, वो पर्वत लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, आकाश को छूना चाह रहा है। आगे पंक्ति जैसा देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है? ज्यों लही हरी धरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। अब कहता है लही, लही माने होता है चांद, धरी माने होता है धारण करना, कलंक। क्या चांद ने कलंक को धारण कर लिया? अभी थोड़ा देर पहले हमने कहा था चांद पर धब्बा लगा हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ कलंक है, तो धारण किए है, उसको वो हटाता नहीं है। कांच होई नहीं कंचन करा। कांच माने समझ रहे हैं शीशा जो है वह कंचन हो जाता है। कंचन माने निर्मल भी होता है, कंचन माने सोना भी होता है।
यहां पर कहता है कांच को जब पिघलाया जाता है तो आप देखे होंगे उसमें निर्मलता आ जाती है, उसकी गंदगी सब निकल जाती है। तो जब तक वह तपेगा नहीं तब तक वह सुंदर नहीं होगा। आप जो पढ़ रहे हैं ये भी एक तप है। तपस्या करने से हिचकना नहीं चाहिए, पढ़ाई से जी चुराना नहीं चाहिए। आप उससे कतराएंगे तो दिक्कत होगा। इससे तपिए, कांच की तरह, सोने की तरह तपिए, और तपने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो सकेंगे। अगली पंक्ति जैसा देखिए, अंतिम 2 पंक्तियां भी इसमें बच गई हैं। एक नैन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाव। किताब को गौर से देखेंगे। एक नैन जस दर्पण, अभी हमने कहा जायसी साहब की एक ही आंख थी, कहता एक नैन जस दर्पण, जस माने के समान, की तरह, दर्पण माने समझ रहे हैं ऐनक होता है, ऐनक के समान। जिस प्रकार ऐनक किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सही का सही दिखाएगा, गलत का गलत दिखाएगा, किसी के साथ भेदभाव बेचारा ऐनक नहीं करता है। दर्पण ऐसा करता नहीं है। मानव झूठ बोल सकता है, दर्पण कभी झूठ बोलता नहीं है। सत्य का सत्य दिखाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी ही करेगा। काला कलूटा आदमी दर्पण के सामने चल जाएगा, क्या चेहरा गोरा दिखेगा उसका? नहीं होगा। गोरा आदमी चल गया है, काला नहीं दिखेगा। कुरूप है, उसको सुंदर वह नहीं दिखाएगा, और जो सुंदर है उसको कुरूप वह नहीं दिखाएगा। माने दर्पण किसी के साथ भेदभाव करता नहीं है। तो ये जो कवि महोदय हैं, एक नैन वाले जो हैं बेचारे, वह दर्पण की तरह पवित्र मन वाले हैं। उनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, पवित्रता दिखाई जाती है। और तिहि निर्मल भाव, निर्मल माने पवित्र समझते हैं। निर्मल हृदय वाले बेचारे थे ये। सब रूपवंत गही सुख जो वहीं कई चाओ। कहता है जितने भी रूपवंत व्यक्ति हैं, जो इनके पास आया इनके ही दीवाने हो गए, सब इसको चाहने वाले हो गए। किसी के प्रति इनके मन में भेदभाव नहीं था, तो दुनिया भी इनको भेदभाव की दृष्टि से देखती नहीं थी। ये आपका पहला पद समाप्त होता है। अब जैसा इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होगा बाबू, वो तो हम पहले कह रहे हैं। अब ऑनलाइन चल रहा है तो क्वेश्चन आंसर लिखाना तो मुश्किल है। इसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वह प्रिंटेड होंगे। क्वेश्चन लिखा जा चुका है, उसकी फोटोकॉपी आपको दे दी जाएगी। एक लेसन में मिला जुला के 40-50 जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर लिखा हुआ रहेगा, फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। संपर्क करेंगे तो मिल जाएगी। लिखाना संभव नहीं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमें बताना है। तो ये पहले पार्ट की चर्चा आज हुई है। जैसा इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, कितनी बातों को आप समझ पाए हैं। जैसा देखिए, दूसरा पार्ट से पहले हम जैसा चर्चा कर दें, किताब के पीछे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ के केवल हम जानना चाहेंगे आप कवर करें हैं कि नहीं। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। जैसा ध्यान से देखेंगे, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। जैसे दर्पण पवित्र होता है, कवि भी पवित्र है बेचारा, उसका हृदय अच्छा है। अब देखिए उसके साथ साथ जो यहाँ लिखा हुआ है, आखिर क्यों, दर्पण से क्यों कवि ने तुलना की अपनी एक आंख की। दर्पण किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, एक ही आंख से सारे संसार को एक ही दृष्टि से बेचारे देख रहे हैं। ऐसे मुहावरा भी आप जानते होंगे, एक आंख से देखना मतलब एक ही नज़र से सबको देखना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव किसी के प्रति नहीं था, इसीलिए अपनी एक आंख की तुलना उन्होंने दर्पण से किया है। बात समझ में आ गई होगी। दूसरे प्रश्न की चर्चा अब कर दें। कहता है पहले कड़वक में, पहला जो कड़वक अभी बताया गया, हमने दूसरे कड़वक की अभी चर्चा नहीं किया है। पहले कड़वक में क्या करा सो कहते हैं। पहले कड़वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। कलंक माने देख रहे हैं दाग होता है, धब्बा होता है। कांच माने शीशा, आप समझ रहे हैं। कंचन माने सोना होता है, पवित्र भी होता है। अब कहता है इसका तात्पर्य क्या है, स्पष्ट बात आपको जवाब देना है। उनकी एक आंख की रोशनी जो चली गई थी,
एक प्रकार से उनके स्वरूप पर कलंक का टीका लग गया था, इसीलिए बेचारे कलंक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चांद पर जो धब्बा देख रहे हैं, प्रकृति ने चांद पर भी एक प्रकार का कलंक लगाया है। कांच समझ रहे हैं, शीशा जो होता है वह तपता है और बढ़िया से बढ़िया होता है। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है, हर व्यक्ति को तपना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, इसलिए कांच शब्द का प्रयोग किया है। जब कांच तपता है तो कंचन हो जाता है। आप तपेंगे, परिश्रम करेंगे तो सोने की तरह चमकेंगे, सारी दुनिया में आपकी रोशनी फैलेगी, इसलिए उसकी चर्चा कवि ने ऐसा किया है। तीसरा क्वेश्चन जैसा गौर से देखेंगे, पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। कवि का आत्मविश्वास कैसा है? आत्मविश्वास माने भीतर से बेचारे बहुत बोल्ड आदमी हैं, उनको इस बात की कभी चिंता नहीं हुई है, कभी मन में ऐसा क्लेश नहीं हुआ है कि हमारी एक आंख की रोशनी क्यों चली गई है। भीतर से बेचारे आत्म से भरे हुए हैं, आत्मपूर्ण व्यक्ति हैं, परिपूर्ण व्यक्ति हैं, ग्लानि जैसी कोई शब्द उसके दिल में नहीं है, और आत्मविश्वास के साथ वे कहते हैं कि प्रकृति ने एक आंख की रोशनी ले भी लिया है तो उसके लिए कोई चिंता हमें नहीं है, क्योंकि ज्ञान मेरे पास है और ज्ञान से बढ़ के दुनिया में और कुछ नहीं है। ज्ञान की रोशनी से सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। जिनके पास दोनों आंख की रोशनी भी चली जाती है, यदि बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, सद्बुद्धि है, तो बैठे बैठे सारी चीज़ों को जान जाते हैं। महाभारत की कहानी जरूर आप जानते होंगे, धृतराष्ट्र के बारे में आप जानते होंगे, बेचारे अंधे थे, लेकिन अंधा होकर के भी शासन का काम किया अपनी बुद्धि के बल पर। बुद्धि जो होती है तीसरी आंख के बराबर होती है। आपके पास जो आंख है बस वही आंख नहीं, उस आंख से तो प्रकृति की लीला को आप देख पाएंगे, लेकिन बुद्धि रूपी जो तीसरी आंख है वो सबसे उच्च होती है, सबसे महिमा मंडित होती है। इसलिए उस जरा सा आँख की चर्चा होनी चाहिए। कवि के पास वही बुद्धि वाली आँख थी, इससे कभी ग्लानि उनको नहीं है, आत्मनिर्भर थे और आत्मा में पूरा विश्वास था कि दुनिया उसकी एक तरह से कद्र करेगी। इसलिए आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय देते हैं कि हम एक आँख के हो करके भी शुक्र की तरह, नक्षत्र की तरह चमकने वाले हैं। आगे जैसा चौथे क्वेश्चन में जैसा देखें, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त किया है? यह क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपके दूसरे कड़बक में मिलेगा। दूसरे कड़बक की चर्चा भी नहीं हुई है, केवल पहले कड़बक की चर्चा हुई है। इससे चौथे क्वेश्चन के बाद वाले जो प्रश्न है उसका आंसर दूसरे कड़बक में मिलेगा। लाइट है क्या? आगे बढ़ा में अच्छा से देखिए, दूसरे कड़बक की चर्चा कर दें, रहने दें। चलिए एक ही बार बहुत सारी बातें बता दी जाए तो शायद आप कवर नहीं कर पाएंगे, उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। उतना ही खाइए जितना पच सके, डाइजेशन हो सके, ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरे दिन क्लास जब हम लेंगे, पहले कड़बक की चर्चा करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस हम फिर से पूछेंगे, जवाब आपसे हम नहीं सुन पाएंगे। ये मेरा दुर्भाग्य, आपका दुर्भाग्य है ऑनलाइन की वजह से। खैर, इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, आपकी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आप समाधान चाहेंगे तब। हम आपके लिए तत्पर हैं, हमेशा हाजिर हैं, हर तरह से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप पढ़ने के लिए तैयार रहें। तो दूसरे कड़बक की चर्चा हम दूसरे दिन करेंगे। तो आज बस केवल पहले पद की चर्चा हमने किया, दूसरे की चर्चा दूसरे दिन होगी।